गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से। सक्सेस जो सभी पाना चाहते हैं। सक्सेस की सबसे ख़ास बात यह है कि वह मेहनत करने वालों पे फ़िदा होती है। देखो स्टूडेंट्स, आप किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहें, लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहें, कुछ भी बनना चाहें, जो भी आपका टारगेट हो उसके प्रति आपको ईमानदारी से मेहनत करनी आवश्यक है। मेहनत करोगे तो आपको सफलता आवश्यक मिलेगी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने डिफेंस स्टडी की क्लास में प्रिंसिपल ऑफ वॉर। प्रिंसिपल ऑफ वॉर में हम 10 प्रिंसिपल जो मैंने नेक्स्ट लेक्चर में बताया था उनको आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, फर्स्ट नंबर पे है उद्देश्य का चयन एवं उस पर स्थिर रहना। उद्देश्य का चयन, सिलेक्शन करना एम का, उसमें आप सबसे पहले लक्ष्य का चयन करके उस पर काम करना अति महत्वपूर्ण है। लक्ष्य के चयन पर अटल रहना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी काम करते हैं अगर हम, तो सबसे पहले उसका हमारा सीधा स्टिक एक लक्ष्य होना चाहिए, एक मोटिव होना चाहिए कि हम यह काम क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे हमें क्या बेनिफिट होगा। और उस टारगेट को जब तक हम अचीव ना कर ले तब तक उस पर अडिग रहना उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तभी हमें सफलता हासिल होती है। ये युद्ध का प्रिंसिपल भी है, ये लाइफ का प्रिंसिपल भी है। ये कुछ भी अच्छा अचीव करने के लिए हमें उस पर टिके रहना, स्थिर रहना अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि इसमें डिटेल से कई सैन्य विचारकों ने अपनी डेफिनेशन दी है। युद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत सुविचारित आधार पर लक्ष्य का चयन कर आबाद गति से उसको प्राप्त करने का प्रयास करना। जनरल मोंटगोमरी ने कहा है कि आपको उस पे सही डायरेक्शन में उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इसी प्रकार नेपोलियन का भी यही मानना था कि लक्ष्य की ओर अपना ध्यान सहदैव केंद्रित रखना चाहिए। आगे हम इसका थोड़ा सा वॉर में इसकी इम्पोर्टेंस, वॉर में इसका प्रयोग कहाँ और कौन से युद्ध में हुआ है वो थोड़ी सी बारीक आप देख लो। सबसे पहले अगर हम इंडिया के वॉर की बात करें तो 1999 में अपने सेना के पास एक लक्ष्य था और उसको अचीव करने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छी सही इस सिद्धांत को फॉलो किया, सही डायरेक्शन में लेके गए। तो आप देख सकते हैं 99 के युद्ध का उदाहरण आप दे सकते हैं, 62 के, 71 के वॉर का उदाहरण। ये सारे उदाहरण आप देख सकते हैं जिसमें लक्ष्य के चयन की जो चयन और उसको इम्प्लीमेंट करने के प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से फॉलो किया और युद्ध में विजय प्राप्त हुई। अब सेकंड आप मान सकते हैं, सेकंड ऑप्शन है इसमें आक्रामक कार्रवाई, ऑफेंसिव एक्शन। सेकंड स्टेप आक्रामक कार्रवाई, ऑफेंसिव एक्शन ही इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि फर्स्ट था। सभी प्रिंसिपल की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है और सभी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए हमें युद्ध में चलना है। ये नहीं है कि एक प्रिंसिपल को हम किसी एक को उठा के और उसको फॉलो करें हम और युद्ध में विजय हासिल कर ले। सभी प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट है, सभी प्रिंसिपल को युद्ध में एक साथ फॉलो करना जरूरी है। टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनका महत्व बढ़ जाता है और किसी का थोड़ा बहुत कम घट जाता है। सेकंड ऑफेंसिव एक्शन में हम आक्रामक कार्रवाई में बात करते हैं। आक्रामक कार्रवाई हमेशा
शत्रु के विरुद्ध सैनिकों को आक्रामक कार्रवाई के लिए सजग रहना अति महत्वपूर्ण है। आक्रामक कार्रवाई के लिए तैयार रहना, ये नहीं कि शत्रु हम पर हमला करके चला जाए और हम उसके बाद सोचते रहें कि किसने अटैक किया है, कैसा अटैक किया, हम काउंटर अटैक किस तरीके से करें और कौन से वेपन से करें और शत्रु को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएं। ये सब कुछ सोच के हम उन पे अटैक करेंगे तब तक टाइम बहुत आगे निकल जाएगा और हमारे हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए नेपोलियन ने भी कहा है, चीन के सैन्य विचारक सन त्जू ने भी को माना है कि ऑफेंसिव एक्शन में हमेशा सजग रहना चाहिए। नेपोलियन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मैं फेडरिक के विचारों से सहमत हूँ। हमेशा पहले हमला करना चाहिए। पहले हमले का मतलब है कि हमेशा हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपको पता लग जाए कि यहाँ वॉर होना ही है तो अटैक पहले करो, शत्रु का वेट मत करो कि शत्रु हम पर आक्रमण करे और हम उसके बाद उन पर काउंटर अटैक करें। सन त्जू चीन के सैन्य विचारक, महान जो सैन्य विचारक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि शत्रु को पराजित करने के लिए आक्रामक कार्रवाई करना जरूरी है। आगे हम इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ समय और स्थान का लाभ मिलता है, मनोबल दृढ़ होता है, आश्चर्य और चकमे में डालने की जो सिचुएशन है वो आपके हाथ में रहती है, सैन्य शक्ति का विभाजन और बचाव भी आप कर सकते हो क्योंकि आप ऑफेंसिव एक्शन में हो, सफलता संबंधी जो आपको अचीवमेंट आपको मिलेगी और तुलनात्मक हानि कम होगी। कंपैरेटिवली दोनों में अगर हम बात करें तो हानि जो पहले अटैक करता है उसको कम होगी और इनका उदाहरण भी आप 62 के वॉर, 48 के और पुराने हिस्टोरिकल वॉर में आप देख सकते हैं। 71 में भी आप देख सकते हैं। 71 का तो साफ साफ यही लिखा हुआ है कि ऑफेंसिव एक्शन, पहले हमले करने की स्थिति के कारण ही हमारा देश भारत उस युद्ध में विजयी हुआ था। आगे नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीयकरण या संकेंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण मतलब कि आपको अपने टारगेट के प्रति पूर्ण फोकस रहना चाहिए, कंसंट्रेट बनाए रखना चाहिए। अगर आप अपने टारगेट के लिए केंद्रित है, आपका ध्यान अपने लक्ष्य पे है, इधर उधर नहीं है, तो आपके विजय के चांस बढ़ जाते हैं। नेपोलियन ने इसके बारे में साफ साफ अपनी डेफिनेशन दी है, युद्ध कला का एक सिद्धांत तक सीमित नहीं किया जा सकता, एक स्थान पर शत्रु की अपेक्षा अधिक जनशक्ति एकत्रित करना है। आप कोई एक लक्ष्य को लेकर वॉर नहीं कर सकते कि हम इस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं और सिर्फ इस लक्ष्य के बिहाफ पे हम युद्ध जीत जाएंगे। हमें अपनी शक्ति, जो भी अपनी सैन्य शक्ति है, उसका पूरे का पूरा फोकस एक जगह केंद्रित करके हमें युद्ध में 100% विजय लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। जनरल क्लोजविट्स ने भी लक्ष्य पर केंद्रित के सिद्धांत पर बल देते हुए उन्होंने कहा है, सैन्य बल केंद्रित करने के अतिरिक्त कूट योजना का कोई महत्वपूर्ण और सर्वाधिक सरल उपाय नहीं है। क्लोजविट्स कहना चाहते हैं कि आपके पास जितनी ताकत है वो एक जगह झोंक के देखो, आपको युद्ध में सफलता बहुत जल्दी मिलेगी, ताकि आप उस एक जगह पे अपनी शक्ति, अपनी सेना को फोकस से उस एक जगह अगर आप झोंक रहे हो तो उस जगह आप शत्रु को हरा सकते हो और आपके पास शत्रु की कमजोरी का और कुछ नेगेटिव शत्रु की जो एक्टिविटी है उनका पता लग जाएगा और उन पर आप विजय प्राप्त करते हुए आप युद्ध में आगे बढ़ सकते हो, युद्ध में सफलता ला सकते हो। इसका भी उदाहरण आप 71, 40 और 65, 62 आदि युद्ध में देख सकते हो। सिक्योरिटी, सुरक्षा का सिद्धांत भी अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, सुरक्षा के सिद्धांत में हम बात करते हैं प्रत्येक सामरिक गतिविधियों की सफलता में इस सिद्धांत की सक्रिय सहभागिता है। इस सिद्धांत की भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जैसे मैंने पहले बताया है कि प्रत्येक सिद्धांत की अपनी महत्वता है और प्रत्येक सिद्धांत को युद्ध में फॉलो किया जाना चाहिए।
तो सिक्योरिटी का अगर हम बात करें सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में होनी चाहिए ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। योजना की सिक्योरिटी, आप जो प्लानिंग कर रहे हो शत्रु के खिलाफ उसकी सिक्योरिटी, उसका शत्रु को पहले से पता नहीं लगना चाहिए कि हमारा शत्रु राष्ट्र है वो किस चीज़ की प्लानिंग कर रहा है, हम पे कैसे अटैक करेगा, किन वेपन से करेगा, किस तरीके से करेगा और किस टाइम करेगा। मतलब पूर्ण सिक्योरिटी होनी चाहिए, शत्रु को शौक लगना चाहिए, सरप्राइज मिलना चाहिए, ताकि शत्रु काफ़ी मतलब हद तक तो इस चीज़ से शौक होके ही अपने आप को डीमोटिवेट कर दे कि अच्छा ऐसे आक्रमण हो गया, हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। समरतंत्र की सुरक्षा, टैक्टिक्स की सुरक्षा, हम इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं अपनी जो प्लानिंग है उसकी भी सुरक्षा, वो भी हमें शत्रु राष्ट्र के पास नहीं जानी चाहिए अपनी सूचना। सामरिक सुरक्षा, सामरिक सुरक्षा स्ट्रेटेजी की मतलब जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। मनोवैज्ञानिक सुरक्षा मतलब साइकोलॉजिकल रूप से भी हमारे जो सैनिक हैं और सेनाध्यक्ष हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन है वो किसी भी तरीके से शत्रु के सामने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से ना रख पाए। सूचना की सुरक्षा, इंफॉर्मेशन जो हम बाहर जा रही है हमारी उसकी भी सिक्योरिटी पूर्ण रूप से होनी चाहिए, वो भी लीक नहीं होनी चाहिए जो शत्रु राष्ट्र से हम छुपाए रखना चाहते हैं। सैनिक सुरक्षा, हमारी सेना की भी पूर्ण सुरक्षा रहनी चाहिए कि हमारे सैनिकों को किसी भी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचे, ताकि वो युद्ध में अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दे पाए। और सामग्री की सुरक्षा, हमारे जो खाद्य सामग्री है, वेपन सिस्टम है, जो भी है उनकी अच्छी पूर्ण तरीके से सुरक्षा होनी चाहिए। इन सब को फॉलो करके हमने युद्ध जीते हैं, वो हैं आप उदाहरण में दे सकते हैं 71 का युद्ध जो काफ़ी लंबा चला था और इसमें सिक्योरिटी का जो है वो कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा फॉलो हुआ था, तो इसकी इम्पोर्टेंस को हम नहीं नकार सकते। आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं चकमा सरप्राइज। सरप्राइज की भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। चकमा एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसको अगर हम युद्ध में इम्प्लीमेंट करें तो काफ़ी हद तक हमारे युद्ध के समय स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स का जो काम है वो काफ़ी हद तक सरप्राइज कर सकता है। वो कैसे कि अगर हम शत्रु को सरप्राइज दे दें, चकमा दे दें कि हमारे पास तो वेपन सिस्टम भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, सैनिक भी कम है और हम युद्ध में जा रहे हैं, शत्रु बिल्कुल एक्शन में ना हो, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस ना की, ज़्यादा सीरियस ना ले और युद्ध के समय हम उनको अचंभित कर दे, इतनी ज़्यादा सेना वेपन सिस्टम देख के शत्रु चौंक जाए हमसे और चौंक के मतलब अपना मनोबल खो बैठे। ये एक छोटा सा उदाहरण है। इस तरीके से शत्रु को सरप्राइज करके हम काफ़ी हद तक अपने विजय के चांस को बढ़ा सकते हैं। संतजू ने क्या कहा है, युद्ध में सफलता का आधार शत्रु को चकित करना या सभी युद्ध धोखे पर आधारित होते हैं। युद्ध में धोखे जैसी नीति नॉर्मल लागू होती है। जनरल क्लोजविट्स ने क्या कहा है, चकमा तमाम यौगिक क्रियाओं की आधारशिला है। मतलब जनरल क्लोजविट्स, JFC फुलर, चकमा प्रत्येक यौगिक क्रिया की आत्मा, विजय का रहस्य, सफलता की कुंजी। ये सारे विचारक जो है जनरल D.K. पालित, जनरल रॉबिन्स, सभी विचारक चकमे की जो प्रिंसिपल है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, काफ़ी ज़्यादा इसको महत्व दिया है। चकमा कितने प्रकार से होता है, कौन कौन से चकमे के टाइप हैं वो आप देख सकते हैं। स्ट्रैटेजिक चकमा, स्ट्रेटेजी के टाइम शत्रु को सरप्राइज देना, टैक्टिक्स के टाइम शत्रु को सरप्राइज देना, समरतांत्रिक और टेक्निकल तरीके से भी शत्रु को सरप्राइज दे सकते हैं। ये चकमे के प्रकार हैं जो आप युद्ध में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके सिद्धांत का भी हम जिक्र करेंगे कि 71 में चकमे सरप्राइज के सिद्धांत का प्रयोग किया गया था। 1962 में भी जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था उसमें भी भारतीय सेना ने इसका इम्प्लीमेंट किया था। आगे नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, कोऑपरेशन, सहयोग की भावना। सहयोग की भावना की अगर हम बात करें तो यह भी
काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि सहयोग आपस में अगर हम बात कर दें छोटे लेवल पे, तो क्लासरूम में बच्चों का आपस में टीचर्स के साथ अगर अच्छा कोऑपरेशन है, अच्छे सहयोग की भावना से काम कर रहे हैं, तो पढ़ाई और अच्छे तरीके से होगी और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे टीचर की बात बच्चे, और बच्चे की बात अगर अच्छे तरीके से टीचर सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, तो उनकी प्रॉब्लम भी बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकती है और एक अच्छे तरीके से क्लासरूम का माहौल डेवलप करके अच्छे इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं, पढ़ाई को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वैसे ही सेना में अगर आपको युद्ध करना है और कुछ काम करना है, तो सहयोग आपस में सैनिकों के साथ रहेगा, कोऑपरेशन की भावना से चलेंगे, तो वो अपने देश के प्रति देश प्रेम की भावना से काम करेंगे, आपस में भाईचारे की भावना से काम करेंगे, तो युद्ध में विजय के चांस बढ़ जाएंगे। जैसे इंडियन नेवी है, इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, ये तीनों अलग अलग पोर्शन है, अलग अलग इनका फील्ड है, और ये एक दूसरे को अलग अलग समझ के ही काम करें कि आर्मी का काम हम क्यों करें, आर्मी की हेल्प हम क्यों करें, नेवी की हेल्प हम क्यों करें। तो युद्ध में मतलब हारने के चांस बढ़ जाते हैं, हारने के मतलब बढ़ क्या जाते हैं, हारना निश्चित ही हो जाता है लगभग। तो आपस में सेनाओं में आर्मी, जहाँ युद्ध आर्मी सेनाओं की, आर्मी फोर्सेस की आपस में शत्रु सेना के साथ आमने सामने हो रही है, तो उस समय क्या है कि उनकी एयरफोर्स हेल्प कर सकता है वहाँ खाने, हथियार, वेपन सिस्टम पहुँचाने का, और अगर कोई घायल हो, बाकी और कोई सिचुएशन ऐसी हो, तो उनमें मतलब एयरफोर्स एयर की सहायता से फटाफट ये काम हो सकता है। तो अगर उनकी कोऑपरेशन की भावना से सहयोग करे तो विजय के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बारे में भी जनरल D.K. पालित ने अपनी डेफिनेशन में साफ साफ कहा है कि किसी परिस्थितियों के सभी पक्ष बाहरी दृष्टिकोण से देखकर ही योग्यता और उसकी आपसी समन्वय करना ही सहयोग का सही सिद्धांत कहलाता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में है शक्ति की मितव्ययता। शक्ति को मतलब फैला के नहीं रखना। युद्ध के समय शक्ति को एक जगह, एक ही फोकस होके, एक ही टारगेट लेके और एक ही स्थान पर फोकस करके उसका प्रयोग करना है, ताकि उसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा इफेक्टफुल हो। उसी तरीके से शक्ति की मितव्ययता में इकोनॉमिक फोर्स का भी आता है कि आपकी जो सैन्य बल है, आपकी जो देश की इकोनॉमी है, उसको भी बचा के रखना है। जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिस समय मतलब आप शत्रु के कोई ऐसा उन्होंने आपको चकमा दे दिया या ऐसा सरप्राइज दे दिया जिससे आप अचंभित हो जाए, तो आपके पास सिक्योरिटी के लिए कुछ अलग से रहना चाहिए, ताकि आप इमरजेंसी के टाइम उसका प्रयोग कर सके। ऐसा आप शक्ति की मितव्ययता में मान सकते हैं। जर्नल भविष्य के लिए बिना प्रयोग किए गए दलों को बचा कर रखते हैं, प्राय पराजित होते हैं। मतलब वो इमरजेंसी के लिए कुछ न कुछ बचा के रखते हैं ताकि आगे इमरजेंसी की सिचुएशन में उनको फॉलो कर सके। शक्ति की मितव्ययता का सिद्धांत युद्ध की सफलता प्राप्त करने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कैप्टन लीडल हार्ट ने कहा है। आगे नेक्स्ट हम बात करेंगे, इसका भी प्रयोग 71 के युद्ध में हुआ था। गतिशीलता, सेना में आपस में गतिशीलता होना अति महत्वपूर्ण है। जनरल नेपोलियन ने कहा था कि युद्ध के प्रमुख 3 मुख्य तत्व हैं, गति, गति और गति। गति का महत्व इन्होंने इसलिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया है ताकि युद्ध का पता नहीं कितने लंबे समय तक आगे खींच सके। जैसे कि 71 का वॉर है वो 14 दिन तक चला था, और अगर सेना थक जाए, गति ना हो और किसी भी तरीके से मतलब सेना हताश हो जाए, निराश हो जाए, तो उनमें गतिशीलता की भावना होनी चाहिए ताकि वो आगे टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को संभालते हुए आगे चल सके। नेक्स्ट पॉइंट है मनोबल। मनोबल तो सबसे ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मनोबल का अगर आप अर्थ समझे तो किसी समूह सदस्य की उस संगठन और उसके लक्ष्य के प्रति दृढ़ आस्था होनी चाहिए।
जर्नल मनोबल के सिद्धांत को काफ़ी महत्व देते हैं। आप जर्नल मार्शल के अनुसार डेफिनेशन को सुने तो आप विश्व की समस्त वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु मनोबल के बिना ज़्यादातर प्रभावहीन है। मनोबल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है। मनोबल में क्या क्या आता है ये चीज़ आप डिटेल से सुन सकते हो। कुशल नेतृत्व, अनुशासन, श्रेष्ठ साज सज्जा, उचित प्रशिक्षण, सफलता की परंपरा, नैतिक स्थिति, शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, आत्मा का नियंत्रण और राष्ट्रीय भावना और देशभक्ति की भावना, विजय का संकल्प, आत्मसम्मान, सम्मान, पुरस्कार, प्रजा, भोजन और मनोरंजन आदि मनोबल में आता है। मनोबल के अभाव में सेना भीड़ के समान प्रतीत होती है। अगर मनोबल नहीं है सेना में तो उस भीड़ का कोई फायदा नहीं, आप युद्ध हार सकते हो। लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट है प्रशासन। प्रशासन का मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है युद्ध में। हमारे कंट्री जैसे लोकतांत्रिक देश में इसका रोल काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। युद्ध के सिद्धांतों में प्रशासनिक एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सुचारू रूप से कार्रवाई का संचालन करने के लिए प्रशासन की भूमिका सबसे ज़्यादा रहती है। नेपोलियन ने कहा था कि सेना पेट के बल चलती है। पेट के बल चलने का मतलब ही यही है कि प्रशासन अपनी काम को अच्छे तरीके से करे ताकि सेना को इसका डायरेक्ट लाभ मिल सके। दूरदर्शिता, शक्ति की मितव्यता, लोचनशीलता, सरलता, परिशुद्धता, निष्पक्षता, ये सारे प्रशासन के काम के अंतर्गत आते हैं। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद स्टूडेंट्स।